आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। चारधाम यात्रा से पहले सचिवालय में अहम बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी मशीनरी के पेचकस से व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। इस बार ज्यादा यात्रियों के आने का अनुमान। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं होगी परेशानी। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकारी मशीनरी के पेचकस से देखिए कोई भी लापरवाही पुष्कर सिंह धामी नहीं चाहते हैं। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं होगी कोई परेशानी। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने देखिए। सरकार के गठन के बाद में एक्शन मोड में आ चुके हैं बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी, और पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के पेच कसने भी शुरू कर दिए हैं। बड़े साफ और सख्त आदेश ये हैं कि कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी। बेहतर तरीके से काम होना चाहिए, वक्त पर काम होना चाहिए। चारधाम यात्रा से पहले सचिवालय में यह अहम बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को कड़े निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। जिस प्रकार से 2 वर्ष तक लगातार कोविड महामारी रही है और कोविड महामारी के आप सामान्य हो जाने के कारण से इस प्रकार से होटलों में अन्य और यात्रियों का जो अनुमान है, श्रद्धालुओं का जो अनुमान है, वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आ रहा है। और उसको लेकर क्योंकि देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, उसको लेकर जो सारी व्यवस्थाएँ हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हों, सब यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़क, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, सभी विभागों का आज हमने एक यहाँ पर बैठक किया है। उस बैठक में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे जिससे कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा यहाँ सुगम हो, उनके दर्शन अच्छे हों, उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जिस प्रकार से 2 वर्ष तक लगातार कोविड महामारी रही है और कोविड महामारी के आप सामान्य हो जाने के कारण से इस प्रकार से होटलों में तो देखिए महामारी को लेकर जानते हैं सब लोग की बहुत सारी परेशानियां रही और उस कारण से भी काफी जो कार्य है वो डिले रहा। सुदीप मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। सुदीप, चारधाम यात्रा से पहले सचिवालय में अहम बैठक पुष्कर सिंह धामी की। खास बात यह है कि अधिकारियों के भी लगातार अधिकारियों को लेकर वो बड़े सख्त निर्देश दे चुके हैं कि कोई भी लापरवाही किसी भी तरीके से बरती नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की सत्ता संभालते ही एक्शन मोड में है और आज चारधाम पर वो बैठक कर रहे हैं। चारधाम पर बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण फोकस किया गया है वो इस बात पर किया गया है कि जो यात्री आ रहे हैं तो दूर दराज से, विदेशों से या देश से, उनको सुविधा हो, असुविधा ना हो और किसी भी प्रकार से ये सुनिश्चित किया जाए कि उनकी सुगम यात्रा हो। मुख्यमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस प्रकार से अभी तो मिलने लग गए हैं, तो ये चारधाम यात्रा बहुत व्यापक होगी क्योंकि अभी हमारी बुकिंग्स लगभग हो चुकी हैं और यात्रियों का जिस प्रकार से हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल आना जाना जारी है, ये बताता है कि इस बार का फ्लो बहुत बढ़ेगा। और जो सरकारी एजेंसियां हैं जिसमें गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम, इनके पास भी बुकिंग का स्टेटस है वो ऐसा ही है कि इस बार संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि हर हाल में यात्रियों को कोई असुविधा न हो और हर हाल में यात्री सुविधाजनक सुगम यात्रा कर सके। क्योंकि देखिए यात्रा के समय ही हमारे यहाँ बारिशें शुरू होती हैं जिसमें रोड बंद होना, कई बार हम देखते हैं वाहन बह गए, यदि लोग फंसे हैं तो उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये सारी चीजें सुनिश्चित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने मतलब सुदीप ये हुआ कि आपदा प्रबंधन को लेकर भी उचित इंतजामात होने चाहिए, किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत हो ही ना। और क्योंकि इस बार कोरोना का जो प्रभाव है वो हल्का हो चुका है, ऐसे में भारी तादाद में यहाँ लोगों के पहुंचने के आसार हैं। ऐसे में जब लोगों के पहुंचने के आसार है तो 2 फायदे, एक तरफ तो इनकम का, यहाँ पर जो लोग हैं लोकल उनके लिए सोर्सेज बढ़ने वाले हैं, दूसरी तरफ असुविधाएं ना हो उसको लेकर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी मैनेजमेंट पर पूरा जोर दे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। जी पूजा, देखिए आपने बिल्कुल बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हमने बीते दिनों हम देखते हैं जब चारधाम यात्रा चलती है मई के प्रथम सप्ताह से और मई अंत तक मानसून सीजन प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। इस बीच हम देखते हैं बहुत तेज या भारी बारिश के कारण मार्ग बंद होने पर यात्री फंस जाते हैं जी। तो यात्री जो फंसे उनको समय से निकाला जाए और यात्री जो यात्रा में फंसे उनके लिए भोजन,
ठहरने की व्यवस्था, चाय नाश्ते की व्यवस्था, छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, ये तक सरकार करने जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और पूरे देश का जो विदेशों तक से जो श्रद्धालु आता है वो एक आस्था और श्रद्धा भाव के साथ आता है, उसकी यात्रा में कोई विघ्न बाधा ना आने पाए, इस पर मुख्यमंत्री का खासा फोकस है। मुख्यमंत्री की संग बैठक है अभी भी। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मंत्री सतपाल महाराज, जीएमडीएन केएमबीएन के अफसर, उनके अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग और जो पुलिस महानिदेशक हैं अशोक कुमार, वो भी इस बैठक में शामिल है। एक विधिवत सरकार एक लाइन तैयार करेगी बिंदुवार, जो अफसरों को निर्देश दिया जाएगा और जो बाहरी जो चमोली, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों के कप्तान हैं उनको बीसी से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा और उनको निर्देश दिए जाएंगे कि चारधाम यात्रा पर फोकस करना है। देखिए, मार्च जा चुका है और अप्रैल माह का ही समय बचा है व्यवस्थाएं जुटाने के लिए। कई पॉइंट ऐसे तैयार होंगे जहाँ हर वक्त रिस्पॉन्स टीम तैयार होगी। ब्लैक स्पॉट चिन्हित करके उन्हें ठीक किया जाएगा। ब्लैक स्पॉट उन्हें कहते हैं जहाँ सर्वाधिक दुर्घटनाओं का खतरा रहता है, वाहन गिरने का और कमजोर पहाड़ी होने के कारण सड़कें भी सस्टेन नहीं कर पाती। तो ये सारी वो चीजें हैं जिन पर सरकार का फोकस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं एक एक चीज का, स्वयं हर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर नजर बनाए हुए हैं और एक्टिव मोड में है धाकड़ धामी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में, आपके पास वापस लौटेंगे हम सुदीप। सभी व्यवस्थाओं को जल्दी सुचारू करें, सीएम ये बड़े सख्त निर्देश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का असर ये है कि 100 दिन के विशेष टारगेट को पूरा करने में जुटे हैं मंत्री चंदन राम दास ने विधानसभा में समीक्षा बैठक के अधिकारियों को नए प्लान के साथ काम करने के निर्देश दिए। मंत्री सौरभ बहुगुणा पशुपालन निदेशालय में बैठक कर रहे। देखिए, विभागों का बंटवारा हो चुका है। उत्तराखंड में किसके पास में कौन सा महकमा है ये तय हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में देखिए 100 दिनों का टास्क मुख्यमंत्री ने दिया है और इधर उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पर भी 100 दिनों का टास्क, यानी इस बार 100 दिनों के टास्क पर पूरा फोकस किया जा रहा है। यानी आपको एक टारगेट दिया जाएगा, उस 100 दिन के अंदर आपको उस टारगेट को अचीव करना होगा और उस पर आपको स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी। दूसरी बात यह है कि इस बार देखिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों जगहों पर सरकार दोबारा से आई है तमाम मिथकों को तोड़ते हुए, तो और ज्यादा एक प्रेशर है कि आपको और बेहतर काम करना है, क्योंकि जनता ने आपको फिर से मौका दिया है। जब दूसरे बार मौका मिलता है तो और प्रेशर होता है कि आपको और बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। पिछली बार पुष्कर सिंह धामी के पास में वक्त कम था, लेकिन इस बार होलसोल पूरी सरकार में वही है, उन्हीं की चल रही है। पूरा जो मंत्रिमंडल है वो भी उनकी पसंद का है, उनकी जो चॉइस थी उसको प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि आपके पास 100 दिन का टास्क है, 100 दिन के टास्क को 100 दिन में आपको अचीव करना होगा और इसको लेकर आपको स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का यह असर है कि तमाम जो मंत्री हैं वो काम पर लग भी चुके हैं। 100 दिन के इस विशेष टारगेट को पूरा करने के लिए मंत्रियों ने अधिकारियों से बैठक करनी शुरू कर दी है। तमाम जो समीक्षाएं हैं वो समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। सुदीप जैन मेरे साथ फिर से बने हुए मेरे सहयोगी विशेष संवाददाता हमारे देहरादून से। सुदीप, 100 दिन के टारगेट को अचीव करने के लिए मंत्रियों को भी कामकाज का जो पूरा का पूरा दारोमदार मिला है, उस दारोमदार को पूरा करने के लिए तमाम मंत्रियों ने समीक्षा बैठकें शुरू कर दी हैं। एक अच्छा खासा प्रेशर है और दूसरी बात यह कि स्पष्ट कर दिया है पुष्कर सिंह धामी ने कि आप ही काम पूरा करेंगे और आप ही स्टेटस रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। जी बिल्कुल, ये बात सही है। हमने कल ही से विधानसभा में देखना शुरू कर दिया था। परसों मंत्रिमंडल का जो नरसों विस्तार हुआ, जो विभाग बटे, इसके बाद से कल ही मंत्रियों के पास अफसर आने लग गए थे, अपने अपने विभागों के मंत्रियों के पास। आज सुबह से विधानसभा में चंदन राम दास खासा व्यस्त थे। उन्होंने अल्पसंख्यकों व समाज कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की है। इस बार एक महत्वपूर्ण बात यह भी आई है कि बागेश्वर के कपकोट से विधायक सुरेश गड़िया, उन्होंने मांग की है मंत्री चंदन राम दास से कि जो आवासीय विद्यालय की योजना प्लेन्स में, पहाड़ी जिलों की बजाय मैदानी जिलों में रहती है, उनको पहाड़ों में भी लाया जाए, ताकि जो 12-14 किलोमीटर का सफर विद्यार्थी करते हैं उन्हें न करना पड़े और आवासीय विद्यालय का व्यवस्था हो। इसको तत्काल मान लिया है चंदन राम दास मंत्री ने और अफसरों को निर्देश दिया है कि इस पर प्रपोजल बना के लाइए। चंदन राम दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आपको विभागों में कामकाज का बदलाव दिखेगा, 100 दिन का आपको असर दिखेगा। देखिए, बीती भाजपा सरकार में एक समाज कल्याण का घोटाला भी हुआ था, जब बच्चों की पेंशन और जो वजीफे के पैसे थे ये निजी कॉलेजों ने दबा लिए थे। इसमें एसआईटी हुई, कई कॉलेज मालिक जेल गए। चंदन राम दास कहते हैं कि जो इस प्रकार के घोटाले हुए हैं निजी कॉलेज द्वारा, वो इस बार नहीं होंगे। अति गरीब लोगों को लाभ मिले, योजनाओं का सरकार को लाभ मिले। बजट की राज्य स्तर से, केंद्र स्तर से कोई कमी नहीं है। हमें मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करना है, ये चंदन राम दास ने कहा है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश है मुख्यमंत्री का, जिस पर
एक्टिव हैं सभी मंत्री। सौरभ बहुगुणा पशुपालन निदेशालय में, उनको चूंकि डेयरी फिशरी जैसे विभाग मिले हैं, पशुपालन दुग्ध पालन, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। और मंत्री सुबोध उनियाल की वन विभाग की भी समीक्षा बैठक प्रस्तावित है 1:30 बजे से, वो भी आज बैठक लेके अफसरों को निर्देश देंगे। कल मंत्री सुबोध उनियाल ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मैं वन विभाग में सबसे पहले भ्रष्ट और विवादित अफसरों को चलता करूंगा, इसके बाद मैं काम करूंगा। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर राज्य सरकार व इसके मुख्यमंत्री मंत्री जुट गए हैं मुख्यमंत्री के निर्देशों पर, और इसका असर भी दिखेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मतलब पुष्कर सिंह धामी की एनर्जी का पूरे तौर पर असर देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि एक तरफ जहां उनका जज्बा जुनून हाई है, उसी तरीके से बाकी के तमाम कैबिनेट मंत्री भी पूरे इसी जुनून के साथ में काम पर लग चुके हैं। ना भ्रष्टाचार होने देंगे, ना करेंगे, और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ होगा तो जनता का काम। इसी फोकस के साथ में फिलहाल 100 दिन के टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी जद्दोजहद में सब लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो एक्टिविटी मंत्रियों में दिख रही है वो साफ तौर पर बताती है कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो लिहाजा काम का, परफॉर्मेंस का भी बड़ा दबाव है। सीधे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह की नजर है, वो हर चीज को देखते हैं कि मीडिया में क्या आया, मंत्री का परफॉर्मेंस कैसा रहा, अफसरों पर शक्ति कितनी है, वर्क कल्चर कितना बेहतर हुआ। तो हमने देखा मुख्यमंत्री जहां 11 बजे सचिवालय पहुंच चुके थे, वहीं मंत्री भी विधानसभा और अपने अपने विभागों के डिपार्टमेंट के HODs के साथ समीक्षा करने लग गए थे। कई मंत्रियों के घर पर सुबह से ही अफसर आ गए थे अपनी विभाग की योजनाएं लेकर, और यदि कहीं नियुक्ति की आवश्यकता है, यदि कहीं कोई शिकायत है, इन सारी चीजों पर मंत्रियों ने मोटा मोटा डिस्कस कर लिया है। अगले 2 से 3 दिनों में सूत्र ये बताते हैं कि सरकार विधानसभा सत्र से मुक्त हो चुकी है। अब ट्रांसफर सीजन पर काम होगा, यानी अब सचिवालय से लेकर जिले स्तर पर भी बड़े फेरबदल मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। ये लगभग तय है, और कई ऐसे अफसरों के भी जो जिनकी ज्यादा शिकायत रही, उनको भी मुख्यमंत्री पैदल करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज एक और निर्देश दिए कि सचिवालय में अनावश्यक घूमने वालों की नो एंट्री होगी, यदि कोई मिला तो उस पर सख्ती होगी। यह भी बताता है कि सरकार को जो ये समय समय पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दलाली या अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोग जो फाइलें लेकर घूमते हैं, इससे एक निगेटिव इंप्रेशन बनता है, इसको भी अब वो खत्म करेंगे। और एक स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व उनकी युवा कैबिनेट देगी। आपके पास वापस लौटने की बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए सुदीप बने रहिएगा हमारे साथ में। देखिए, पूरे एक्शन मोड में इस वक्त सरकार आ चुकी है, और आप देख रहे हैं लगातार कि पुष्कर सिंह धामी की पूरी ब्रिगेड भी काम पर लग चुकी है। इस बार नो लेट लतीफी, नो भ्रष्टाचार, सिर्फ और सिर्फ होगा काम। देहरादून से सबसे बड़ी खबर इस बीच आ रही, न्यूज़ 1 इंडिया पर बीजेपी सूत्रों का यह बड़ा खुलासा। खटीमा सीट से भीतरघात के चलते हार गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पार्टी के वरिष्ठ नेता बलवंत भौर्याल की गोपनीय बैठक हुई। बीजेपी के बड़े नेताओं का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, कार्यकर्ताओं में आपसी गुटबाजी भी हार की वजह बनी। प्रदेश स्तर पर हारी हुई सीटों की समीक्षा कर रही है बीजेपी। 4 अप्रैल को BL संतोष के सामने रखी जाएगी रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है BL संतोष। देखिए, संगठन महामंत्री BL संतोष का हमने आपको पहले जिक्र किया था कि वो जो 23 सीटें जहां पर हार गई है, बीजेपी उन हारी हुई सीटों पर समीक्षा होगी कि आखिरकार किन कारणों से इन सीटों पर हार गई बीजेपी। क्योंकि देखिए 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बीजेपी अब काम पर लग चुकी है एक बार फिर से। तो ऐसे में संगठन महामंत्री खुद इन 23 सीटों का पूरा ब्यौरा ले रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही। अब सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव जीत गई बीजेपी, लेकिन खुद खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। हालांकि उनकी हार से ऊपर उठकर उनको फिर से एक मौका दिया बीजेपी ने, और मुख्यमंत्री फिर से उनको बनाया। पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी उत्तराखंड की, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से वो पूरा का पूरा कार्यभार संभाल चुके हैं और सरकार को चलाने भी लग गए हैं, एक्शन मोड में आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ खटीमा सीट से भीतरघात के चलते हार गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यह खुलासा भी हुआ पार्टी के वरिष्ठ नेता बलवंत भौर्याल की गोपनीय बैठक में। यह खुलासा हुआ कि पार्टी की जो अपनी ही उन इस इलाके में भीतरघात थी, नेताओं का आपस में बेहतर समन्वय ना होना, यह कुछ बड़ी वजह रही कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए। कार्यकर्ताओं में आपसी गुटबाजी उनकी हार की एक बड़ी वजह बनी। प्रदेश स्तर पर हारी हुई सीटों की समीक्षा कर रही है बीजेपी। सुदीप जैन लगातार बने मेरे साथ में। सुदीप, लगातार इसी बात का जिक्र हो रहा था कि खटीमा से आखिरकार क्यों हार गए पुष्कर सिंह धामी। पहले चर्चा यह थी कि पुष्कर सिंह धामी क्योंकि पूरा फोकस करते रहे, बाकी उत्तराखंड की और तमाम सीटों पर घर घर जाकर प्रचार करते रहे, लेकिन ऐसे में अपनी ही खटीमा विधानसभा को वो उतना टाइम नहीं दे पाए, और ये एक बड़ी वजह रही उनकी हार की। लेकिन अभी खुलासा ये हो रहा है कि वहां पार्टी में भीतरघात, कार्यकर्ताओं का आपस में समन्वय ना होना, ये कुछ वजह रही जिन कारणों से पुष्कर सिंह धामी हार गए। जी बिल्कुल पूजा, और ये न्यूज़ 1 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर है।
बलवंत भौरियाल की बैठक की सबसे सटीक हमें जानकारी है, जो कि खटीमा में हुई है। जी। इस बैठक को बेहद गोपनीय रखा गया था। मंडल पदाधिकारी व विधानसभा के बूथ प्रभारियों के साथ जो चर्चा हुई, उसमें बलवंत भौरियाल जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं पूर्व में और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके समक्ष कार्यकर्ताओं ने दर्द अपना बयां किया है। वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और हर जिलों से जो हारी हुई सीटें हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स भाजपा मुख्यालय आएंगी। मुख्यालय में उन्हें क्लब करके बीएल संतोष के समक्ष रखा जाएगा। 4 अप्रैल को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, जो बहुत बड़ा नाम है, वो उत्तराखंड देहरादून आ रहे हैं और जहां हुई सीटों पर समीक्षा करेंगे। सूत्र ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री व कुछ वीआईपी सीटों के हारने के लिए कुछ भाजपा के भी बड़े नेता जिम्मेदार हैं, जिनकी कहीं ना कहीं अरुचि व कार्यकर्ताओं से संवाद न होना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। जानकार हमें यह भी बताते हैं कि हो सकता है कि कुछ संगठन स्तर पर इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी हो जाए और कुछ नेता इसकी जद में आ सकते हैं। सूत्र ऐसा बताते हैं। तो देखना होगा जो ये जानकारी है इस पर 4 अप्रैल को होने वाली बैठक में क्या एक्शन होने जा रहा है और 2024 की तैयारियों को लेकर भी बीएल संतोष क्या मूल मंत्र देंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर यह भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं पुष्कर सिंह धामी, लेकिन अब उनको फिर से चुनाव लड़ना भी होगा और वो जीतना भी होगा। ये समीक्षा उस लिहाज से भी बहुत खास है। जिन 23 सीटों पर ये पूरी समीक्षा हो रही है, जाहिर सी बात है उसके बाद में कौन सी बेहतर सीट रहेगी, कौन सी सेफ सीट रहेगी, वो भी पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनी जा सकती है। एक ये भी बड़ी वजह है। जी देखिए, नहीं वो सीट चुनना तो शायद अभी मुख्यमंत्री के ही हाथों में होगा। वो प्रदेश संभाल रहे हैं, संगठन ये शायद नहीं तय करेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो सूत्र हमें बताते हैं, डीडी हाट सीट मुख्यमंत्री के लिए सबसे मुफीद मानी जा रही, सबसे बेहतर मानी जा रही है। डीडी हाट से बिशन सिंह चूफाल जीत के आए, 6ठी बार वो जीते हैं। मंत्री वो नहीं बन पाए। माना यह जा रहा है कि कुमाऊं से जो राज्यसभा सांसद हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, चूफाल को राज्यसभा भेजा जा सकता है और डीडी हाट सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के ही रहने वाले भी हैं, ये सूत्र बताते हैं। तो मुख्यमंत्री सीट अपनी जरूर बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें उपचुनाव में आना है, लेकिन मुख्यमंत्री के जो कामकाज है, जो खटीमा में उनका जो खटीमा से लगा हुआ है वो छूटेगा नहीं, क्योंकि वो खटीमा से हारे भले हों, लेकिन और वो खटीमा के लोग भी इस बात को मान चुके हैं कि उनसे बड़ी गलती हो गई। जनता के लिए कई योजनाएं आएंगी। सुदीप, कई बार जब आपने बातचीत की तो आपने जिक्र भी इस बात का किया था। खटीमा के लोग अब कहने लग गए। जी देखिए, ये बात सही है। खटीमा के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और आपसी चर्चा में भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी भूल हुई। एक तो मुख्यमंत्री को हरा दिया, दूसरा संगठन में जो पार्टी सत्ता में आई वो भी भाजपा आई। यानी भले ही विधायक कांग्रेस का जीता हो पर सरकार भाजपा की है, कामकाज भाजपा करेगी। और मुख्यमंत्री हार के भी जीत गए, यानी वो मुख्यमंत्री बन गए। तो उनको ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास जाना है अपने कामकाज के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये निश्चित तौर पे एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति हुई खटीमा वालों के साथ कि मुख्यमंत्री उनके यहाँ से हार के भी जीत गए। तो इस पर भी कहीं ना कहीं लोगों में अब चिंता है और रोष भी है। चलिए सुदीप, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर वापस लौटेंगे बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। देखिए, क्योंकि अब आगे की जो प्रक्रिया है उसको भी पूरा करना है। चुनाव उन्होंने लड़ना है, जीतना है, लेकिन इसके साथ साथ 2024 की तैयारियां चल रही हैं। जिन 23 सीटों को बीजेपी हार गई, उन सीटों पर भी पूरा फोकस किया जा रहा था कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो यहाँ पर जब लोकसभा की जो सीटें होंगी उन पर बढ़त बनाए रखे बीजेपी और ये सीटें भी बीजेपी के खाते में जाएं और पूर्ण रूप से इस बार भी तमाम मिथकों को तोड़ते हुए ये पूरा का पूरा उत्तराखंड की जो लोकसभा सीटें हैं उन पर अपना कब्जा बीजेपी करने के लिए तैयारी में अभी से लग चुकी है। इस बीच महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन का डबल इंजन सरकार को घेरना शुरू कर दिया। दवाइयों, बिजली और पानी के बढ़े दामों पर आक्रोश जताया। 1 अप्रैल से टोल टैक्स समेत कई चीजों के दाम बढ़ेंगे। प्रदर्शन में मौजूद कई महिलाओं ने भी नारेबाजी की। अच्छे दिन का सपना दिखाकर बीजेपी ने जनता को गुमराह किया है। कांग्रेस भी काम पर लग चुकी है। देखिए, चुनाव हारने के बाद में कांग्रेस फिर से काम पर लग चुकी है महंगाई मामले को लेकर। इससे पहले भी आपने कई दफा, पिछली सरकार जब थी बीजेपी की, उस दौरान में भी खूब इस तरीके से प्रदर्शन आपने देखे होंगे। अब भले ही देखिए अभी तक कुछ तय ना हो चीजें यहाँ पर, लेकिन अभी अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए। हरिद्वार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर घेराबंदी शुरू कर दी है महंगाई मामले में। इससे पहले स्कूटी को लेकर पहुंच रहे थे और अब ये सिलेंडर रख रख कर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा सरकार ने, बीजेपी की सरकार है जो आम जनता की पेट पे जो डंडा मार दिया महंगाई करके। आम जनता कहाँ से खाएगी, कहाँ से अपने बच्चों की परवरिश करेगी, कहाँ से पढ़ाएगी लिखाएगी, कहाँ से क्या करेगी? वो बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, कोई रोजगार का वो नहीं है, कोई मुद्दा नहीं उठाते, बस डीजल के गैस के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। आम जनता जहाँ तरस है तो वहीं पे तरस ही रहेगी वो, और इस जनता को नकारते और नकारती रहेगी। आज विरोध कर रहे हैं।
हाँ तो महंगाई के लिए विरोध कर रहे हैं हम। जबरदस्त विरोध करेंगे इस महंगाई का, जबरदस्त विरोध जब तक ये बीजेपी सरकार होश में नहीं आती हम जब तक विरोध करते रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे। देश में गैस पर, पेट्रोल पर, डीजल पर बेहताशा वृद्धि की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। उसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, जिसमें 31 तारीख से लेकर 7 तारीख तक लगातार कार्यक्रम दिए गए हैं। और उस कार्यक्रम के तहत आज पहले चरण का कार्यक्रम 31 तारीख को जो हमने किया है वो पेट्रोल और डीजल और गैस की वृद्धि के विरोध में किया है। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं, जब उपचुनाव कुछ समय पहले हुए थे, उस समय जब इनको करारी हार भाजपा को मिली थी तो उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की वृद्धि में रोक लगा दी थी। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए और उनको थोड़ा सा एक आराम मिला, जो जुमलेबाजी उन्होंने जनता से की थी उस जुमलेबाजी का फ़ायदा मिला, और जैसे ही परिणाम आए, परिणाम के तुरंत बाद पेट्रोल, डीजल में जिस तरह की प्रतिदिन वृद्धि की जा रही है, आम जन उसको लेकर पूरी तरह से परेशान है। देश में गैस और सुदीप बने मेरे साथ में लगातार। सुदीप, कांग्रेस भी काम पर लग चुकी है, पता है कि विपक्ष की भूमिका निभानी है, तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पूरा जिम्मा संभाल लिया, सड़कों पर उतरकर महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी देखिए, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस खासा सक्रिय है महंगाई बेरोजगारी के मामले पे। हमने 2 दिनों के सत्र में देखा अनुपमा रावत को, विपक्ष के विधायकों को, नियम 58 में, और आज सड़कों पर कांग्रेस है। कांग्रेस जहां विपक्ष का होने की अपनी भूमिका अदा कर रही है, वहीं 2024 उसको भी दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयारी करनी है। ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिलने पर कर राजेंद्र भंडारी जो विधायक, उन्होंने बड़ी रोचक बात सदन में कही। उन्होंने कहा सबने तो भाजपा के खिलाफ वोट किया, महंगाई के खिलाफ वोट किया, कर्मचारी, अधिकारी सब त्रस्त थे, फिर ये भाजपा जीत कैसे गई? कुछ ईवीएम में भी है क्या? तो राजेंद्र भंडारी भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई मुद्दा तो था, पर प्रधानमंत्री मोदी की इमेज पर, मुख्यमंत्री धामी के काम पर और राशन व कोविड कार्यकाल के आधार पर जो जनता ने वोट दिया उसको कांग्रेस भी नहीं समझ पाई। लिहाजा सदन में पहले दिन ही कांग्रेस ने तय कर लिया था कि उसे जनता की आवाज बनना है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर एग्रेसिव होना है, सदन से लेकर सड़क तक। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि कल सदन में और आज सड़क पर कांग्रेसी बैठे हुए हैं, सिलेंडर हाथ में लेके प्रतीकात्मक रूप से, और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जी पूजा। सुदीप, इससे पहले भी हमने देखा, पिछले बीजेपी के कार्यकाल के दौरान में भी खूब इसी तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस करती रही, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाई। और अब एक बार फिर से कांग्रेस उस तरीके से काम पर लग चुकी है। जी उसकी जी देखिए, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस में संगठनात्मक रूप से बहुत बड़ी कमी है। हाँ। कांग्रेस में मैनेजमेंट नहीं है। चुनाव को लेकर जनता के बीच कैसे जाना है, उसे कैसे कन्विंस करना है। टिकट बंटने से पहले यहाँ मुख्यमंत्री की दावेदारी शुरू हो जाती है, टिकट बंटने के बाद काट छांट का दौर शुरू हो जाता है। कांग्रेस अपने आप को जो वेव मान रही थी, हम भी ऐसा समझ रहे थे नवंबर दिसंबर में कि शायद भाजपा कमजोर पड़ रही है। अंडर करंट जो था वो भारतीय जनता पार्टी का ही था, और वोटिंग के बाद जिस तरीके से 4% एक्स्ट्रा वोट महिलाओं ने किया, उसने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को तख्तोताज सौंप दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के रणनीतिकार चूक गए, हरीश रावत, प्रीतम सिंह जैसे नेता चूक गए इस बात को समझने में। फिर इनकी लड़ाइयां बहुत थी। प्रदेश प्रभारी को हरीश रावत पसंद नहीं करते, प्रदेश प्रभारी प्रीतम कैंप कहे जाते हैं। तो ये कैंपबाजी, गुटबाजी भाजपा में नहीं दिखती। बंद कमरे में भाजपा में भी संघर्ष है, लेकिन खुलकर सड़कों पर ऐसा कोई विरोध या कोई ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते। मतलब ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में तो करंट है, लेकिन नेताओं में जो करंट है वो उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर है। पार्टी से ऊपर उठकर अपने हित के बारे में जब जो भी सोचेगा तो संगठन वहां पर बौना हो जाएगा। और यही कमी सबसे बड़ी कांग्रेस की, जिसको कभी अभी तक समझ नहीं पा रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल, यही एक वजह है। यदि आप देखें तो ये कितना चौंकाने वाला है। 19 विधायक कांग्रेस के जीत के आए, इनका नेता प्रतिपक्ष ही नहीं तय हो पाया। 2 दिन का सदन समाप्त हो गया। विधायक कह रहे हैं कि हमने एक सिंगल लाइन का एजेंडा आला कमान सोनिया गांधी को भेजा है, वो निर्णय लेंगी। अब वो कब लेंगी, वो कहाँ व्यस्त हैं, ये भी विधायकों को नहीं पता है। तो ये बताता है कि किस तरीके से कांग्रेस टूट चुकी है, किस तरह कांग्रेस बहुत बहुत बुरी स्थिति से गुजर रही थी। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए, वाकई इस वक्त लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर हमने उत्तराखंड में तो देखी, लेकिन कांग्रेस को भी मजबूत विपक्ष के लिए पहले
अपने संगठन को मजबूत करना होगा। वहीं पौड़ी में होली के समय खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों के करीब 72 सैंपल लिए थे, जिनमें से 35 की रिपोर्ट विभाग को सही मिली है, जबकि एक सैंपल फेल हो गया। कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत एक व्यवसायी की दुकान से लिया मावे का सैंपल फेल होने पर संबंधित व्यवसायी को नोटिस जारी कर 40 दिनों के भीतर दोबारा सैंपल की जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं। विभाग को बाकी के 37 सैंपल का इंतजार है। बता दें कि विशेष अभियान के तहत पौड़ी के साथ ही श्रीनगर, कोटद्वार, लक्ष्मण झूला सहित कई क्षेत्रों में अभियान चलाए गए थे, जिनमें मैदा, मावा, सरसों का तेल, बेसन, चना दाल, अरहर, मसूर, गुंजिया आदि खाद्य पदार्थ शामिल थे, जिनके सैंपल लिए गए थे और उनमें से अभी जिनकी रिपोर्ट आई है उनमें से एक का सैंपल फेल हुआ, बाकी सब ठीक हैं। होली के त्यौहार में संपूर्ण पौड़ी जनपद में एक विशेष अभियान चलाया गया है। प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगभग 72 विभिन्न किस्म के खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए गए थे, जिन्हें विमता लैब नोएडा भेजे गए हैं। आज तिथि तक 35 खाद्य नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। 34 नमूनों में किसी भी प्रकार की मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पालन किया गया है। एक नमूना मावे का है जो कोटद्वार क्षेत्र से लिया गया है, वो सब स्टैंडर्ड निकला है। होली और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।